हर दिन की तरह आज भी शाम होते ही तेज बारिश शुरू हो गई। नरौरा नगर कोई छोटा गांव नहीं है, लेकिन इस इलाके में थोड़ी सी बारिश होते ही सब जगह घना अंधेरा छा जाता है, यानी बिजली चली जाती है। आज भी ऐसा ही हुआ। ईंट के घरों में मोमबत्ती और लालटेन की रोशनी तो थी, लेकिन सड़कें पूरी तरह काले अंधेरे में डूबी हुई थीं। गांव के ठीक बीच में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। उसी बरगद के नीचे भोला की चाय की दुकान है। बरसात की इस शाम में हमेशा की तरह गप्पे मारने वाले लोग चाय की दुकान पर इकट्ठा हो गए हैं। कई तरह के विषयों पर बातें हो रही हैं। हर किसी की अपनी राय है, कभी बहस, कभी हंसी मजाक। कुल मिलाकर माहौल बहुत गर्म है। कुछ भी कहो भाई, भानु का लड़का आखिर इतनी छोटी उम्र में दारू पीना शुरू ही कर दिया। छे 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 छे। अरे क्या आप भी राघव भाई, अभी तो हम भूत की बातें कर रहे थे और तुम अचानक बीने के लड़के को बीच में ले आए। काम धंधे की हालत ही ऐसी है कि कुछ दिनों बाद हम लोग खुद ही भूखे मरकर भूत बन जाएंगे। और तुम लोग भूतों की बातें कर रहे हो। अरे राघव दा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे शंकर के दादाजी की याद आ गई। बेचारे बूढ़े आदमी की हालत बहुत खराब है। आखिरी उम्र में बहुत कष्ट झेल रहे हैं। आंखों से ठीक से देख भी नहीं पाते। सुना है डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। क्या? अगर डॉक्टर ने कह दिया कि बूढ़े का बचना मुश्किल है, तो अब कौन बचाएगा उसे? वैसे भी बूढ़े की उम्र कम तो नहीं हुई। अरे शंकर की बेटी की शादी की उम्र हो गई है, फिर भी बूढ़ा अब तक जिंदा है। जो भी कहो भोला दा, बूढ़े की हड्डियों में अभी भी ताकत है। उसी समय कैलाश हाफते हुए जल्दी जल्दी चलता हुआ चाय की दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखते ही सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। राघव दा, गणेश, तुम लोग सब यहाँ बैठे हो? चलो सब लोग जल्दी। शंकर के दादाजी अभी 10 मिनट पहले ही मर गए। भोला हैरान होकर आंखें बड़ी करके बोला, क्या कह रहे हो? अभी तो हम लोग उसी बूढ़े के बारे में बात कर रहे थे। अरे बाप रे, ये कैसे हो गया? अच्छा ये बताओ, शमशान ले जाने का इंतजाम घर वालों ने किया क्या? इसीलिए तो मैं तुम लोगों को बुलाने आया हूँ। चलो सब। ये खबर सुनकर कोई भी वहां बैठा नहीं रह सका। राघव, गणेश और अमित तीनों कैलाश के साथ शंकर के घर की ओर चल पड़े। भोला उनकी जाती हुई राह को देखता रह गया। खबर सुनकर उसे सच में थोड़ा बुरा लगा। हाफते हाफते चारों लोग शंकर के घर पहुंच गए। शंकर एक संपन्न किसान है। उसका ईंट का घर है, लेकिन घर के सामने पहुंचते ही वे लोग चौंक गए। बरामदे में शंकर और उसके घर के बाकी लोग सब सिमटे हुए खड़े थे, जैसे किसी वजह से बहुत डर गए हों। क्या हुआ रे शंकर? तुम लोग सब यहाँ एक साथ क्यों खड़े हो? तुम्हारे दादाजी के कमरे में कौन है? दादाजी उठकर बैठ गए हैं। मतलब हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। हे भगवान, बहुत अजीब लग रहा है। क्या बेकार की बातें कर रहा है शंकर? क्या हुआ है बहू? अरे दादा, क्या बताऊं, बाबूजी का शरीर अचानक उठकर बैठ गया। मेरा तो अभी भी दिल जोर जोर से धड़क रहा है। भला कोई मरा हुआ आदमी ऐसे उठकर बैठ सकता है क्या? आप ही लोग बताइए। ये लोग क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। ओ राघव दा, चलो तो देखते हैं क्या मामला है। सबकी बातों को नजरअंदाज करके गणेश और राघव तेजी से घर के अंदर घुस गए। शंकर के दादाजी बाहर वाले कमरे में रहते थे। अंदर जाकर वे भी चौंक गए। बूढ़ा सचमुच खाट पर बैठा हुआ था। उसका शरीर बहुत कमजोर और दुबला था। पैर तक कंबल से ढका हुआ था। बूढ़े ने जैसे उन्हें देखकर सिर घुमाकर उनकी तरफ देखा। कौन हो तुम लोग? शंकर को जरा बुला सकते हो? मुझे बहुत भूख लगी है।
बूढ़े की बात सुनकर शंकर डरते डरते उनके पीछे आकर खड़ा हो गया। अपने दादाजी को बोलते देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कौन है रे? शंकर है क्या? मुझे खाने को कुछ दे दे, बहुत भूख लगी है। अरे तुम लोग भी ना, शायद ठंड की वजह से बूढ़ा थोड़ी देर के लिए बेहोश सा हो गया होगा और तुम लोगों ने उसे मरा हुआ समझ लिया। जाओ बूढ़े को कुछ खाने को दो, हम लोग चलते हैं। राघव, गणेश और अमित शंकर के घर से निकल गए। कैलाश वहीं रह गया। तेज हवा और गहरी रात वाली उस रात का माहौल ऐसा लग रहा था जैसे नरौरा नगर में कोई अनहोनी होने वाली हो। नाले के पास से चलते हुए अमित से रहा नहीं गया। उसने राघव और गणेश से कहा, बताओ राघव दा, ये कैसे हुआ? इतने सारे लोगों ने एक आदमी को मरा हुआ समझ लिया और अचानक वह उठकर बैठ गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। अरे इसमें क्या समझना है? मैंने कहा ना, ठंड में बूढ़े की हड्डियां और मांसपेशियां अकड़ गई थी, इसीलिए वह बेहोश सा पड़ा था और इन लोगों से देखने में कोई गलती हो गई होगी, इसीलिए उसे मरा हुआ समझकर रोना धोना शुरू कर दिया। इसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। सब लोगों को लगा कि चाय की दुकान पर वापस जाने से अच्छा है कि सीधे घर चला जाए। इस घटना के लगभग 2 दिन बीत गए। गांव का आधा ग्रामीण जीवन फिर से अपने सामान्य नियम से चलने लगा। लोग अपने अपने काम पर जाने लगे। राघव और गणेश रोज की तरह आज बाजार से कुछ सामान लेकर घर लौट रहे थे। नवीन, वो ताड़ के पेड़ के पास क्या है? देखो उधर। राघव ने गणेश की बात सुनकर उस तरफ देखा। जो उसने देखा, उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। रीढ़ की हड्डी से जैसे ठंडी लहर उतर गई। उन्होंने देखा एक भयानक आकृति अजीब तरीके से कुछ खा रहा था। फिर अचानक वो आकृति झटके से उछलकर खड़ा हो गया। फिर एकदम से मुड़कर उनकी तरफ देखने लगा। उसका शरीर बहुत ही भयानक और अजीब था। उसके मुंह में एक बत्तख की टूटी हुई गर्दन वाला मृत शरीर लटक रहा था। वो आकृति हवा में तैरते हुए थोड़ा उनकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर दोनों वहां एक पल भी नहीं रुके। वे अपना सामान फेंककर जान बचाने के लिए उल्टी दिशा में भागने लगे। चाय पीने की बात तो उनके दिमाग से बिल्कुल निकल गई। जान बची तो बाद में बहुत चाय पी लेंगे। सुबह हो चुकी थी। रात की बारिश के निशान चारों तरफ दिखाई दे रहे थे। आसमान अभी भी बादलों से ढका हुआ था। गांव के तांत्रिक बाबा राघव और गणेश खड़े हैं। क्या बात है, तुम लोग इतनी सुबह यहाँ कैसे? तांत्रिक बाबा, हमें बचा लीजिए। कल रात हमने जो देखा उससे हमारा शरीर अभी भी कांप रहा है। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बताओ क्या हुआ? तब राघव और गणेश ने पिछली रात की पूरी घटना उन्हें बतानी शुरू की। सब कुछ सुनने के बाद तांत्रिक बाबा के माथे पर चिंता की रेखाएं और गहरी हो गईं। पिछले कुछ दिनों से गांव में जो हो रहा है कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कौन ये सब कर रहा है और इससे छुटकारा कैसे मिलेगा, यही समझ नहीं आ रहा। तांत्रिक बाबा, कल बारिश में शायद मुझसे गलती नहीं हुई थी। मैंने उस आकृति का चेहरा देखा था। वो शंकर के दादाजी ही थे। मैंने साफ देखा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो बूढ़ा आदमी तो खाट से उठकर बैठ भी नहीं सकता और तुम कह रहे हो कि वही था? नहीं तांत्रिक बाबा, ये सही कह रहा है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था। तांत्रिक बाबा कुछ देर सोचते रहे, फिर धीरे से सिर हिलाया। इसके बाद वे तीनों शंकर के घर की तरफ चल पड़े। सुबह के समय शंकर बरामदे में बैठा हुआ था। घर के बाकी लोग भी इधर उधर अपने काम में लगे थे। उसी समय उसने तांत्रिक बाबा, राघव और गणेश को आते देखा और हैरान हो गया। क्या बात है तांत्रिक बाबा, इतनी सुबह क्या कुछ हुआ है क्या? नहीं,
हम तो बस तुम्हारे दादाजी का हाल देखने आए थे। कुछ दिन पहले उन्होंने तो सबको बहुत डरा दिया था। ओह अच्छा, लेकिन वे अभी किसी से मिल नहीं सकते। मतलब सब ठीक है, पर उस दिन के बाद से वे हमेशा सोते ही रहते हैं। पहले तो पूरे दिन मेरी बेटी के साथ बातें करते थे, लेकिन अब तो जैसे बात ही नहीं करना चाहते। अच्छा ठीक है, उन्हें आराम करने दो। अच्छा बताओ शंकर, तुम्हारे घर से कोई बत्तख या मुर्गी चोरी हुई है क्या? यही तो अजीब बात है तांत्रिक बाबा। गांव के लगभग हर घर से जानवर चोरी हो गए हैं, लेकिन मेरे घर में देखिए, बकरी गाय सब ठीक ठाक हैं। अच्छा समझ गया। चलो राघव, गणेश, चलो। तुम लोगों को उधर कुछ काम भी था ना। ये कहकर उन्होंने किसी को और कुछ कहने का मौका दिए बिना जल्दी जल्दी वहां से निकल गए। राघव और गणेश भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। तांत्रिक बाबा, आपने क्या समझा? हमें तो कुछ समझ नहीं आया। बुढ़ा तो जिंदा बैठा है, फिर गांव की बतख मुर्गियां कौन चुरा रहा है? मामला ठीक नहीं लग रहा। सुनो, आज शाम को शंकर के घर के पीछे झाड़ियों के पास मिलना। इस बात की और गहराई से जांच करनी होगी, समझे? अब तुम लोग घर जाओ, मुझे थोड़ा काम है। शाम को मिलते हैं। शाम हो गई। हमेशा की तरह गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में घुस गए और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आज बारिश नहीं थी, लेकिन गर्मी और बिजली कटने से माहौल भारी और घुटन भरा था। राघव और गणेश अंधेरे में धीरे धीरे शंकर के घर के पीछे की झाड़ियों में आकर बैठ गए। आ गए तुम लोग? मैं तो सोच रहा था कि डर के मारे शायद आओगे ही नहीं। और टॉर्च बंद करो और उस घर की खिड़कियों पर नजर रखो। सभी शंकर के घर की खिड़कियों की तरफ देखने लगे। 2 मंजिला घर की ऊपर वाली एक खिड़की खुली हुई थी। उसी कमरे में शंकर के दादाजी को रखा गया था ताकि उन्हें खुली हवा मिल सके। ये बात वे लोग जानते थे। धीरे धीरे रात गहराने लगी। आसमान में बादल गरजने लगे। लग रहा था कि किसी भी समय बारिश शुरू हो जाएगी। अचानक तीनों ने एक अजीब दृश्य देखा और चौंक उठे। उस खुली खिड़की से शंकर के दादाजी का दुबला पतला शरीर बाहर निकल आया। उनकी आंखें टॉर्च की रोशनी की तरह चमक रही थीं। फिर वो हवा में तैरते हुए घर के दूसरी तरफ गए। कुछ ही पलों बाद वो बाहर निकला तो देखा कि उसके मुंह में एक छोटा बकरी का बच्चा था। फिर वो हवा में तैरते हुए वहां से दूर चला गया। राघव, मेरे साथ चलो। गणेश, तुम शंकर और गांव के कुछ लोगों को लेकर नाले के किनारे वाले ताड़ के जंगल में आना। जल्दी करो, नहीं तो इस प्रेत को रंगे हाथों पकड़ नहीं पाएंगे। इसके बाद राघव और तांत्रिक बाबा टॉर्च की रोशनी में रास्ता देखते हुए नाले के किनारे ताड़ के जंगल की तरफ चल पड़े। वे दोनों ताड़ के पेड़ों के नीचे उस बदनाम पेड़ के पास पहुंचकर खड़े हो गए। ऊपर पेड़ से हड्डियां चबाने जैसी मच मच की आवाज आ रही थी। अरे कौन है ऊपर? नीचे उतर आओ। आप क्या कर रहे हैं तांत्रिक बाबा? अगर वह नीचे आ गया तो हमारी गर्दन तोड़ देगा वो। अब उसमें इतनी ताकत नहीं है। मैं पहले ही इस पेड़ पर मंत्र से बंधन कर चुका हूं। कोई चाहे तो इस पेड़ पर चढ़ सकता है, लेकिन नीचे उतरकर कहीं और नहीं जा सकता। इतना कहते ही अचानक वो आकृति धप से कूदकर उनके सामने आ गिरी। उसके मुंह से काला सा खून बह रहा था। आंखों में गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। तू कौन है रे? और तू इस बूढ़े आदमी के शरीर पर कब्जा करके क्यों बैठा है? बताओ, तुम कौन हो? मैं गिरधारी हूँ, शंकर का दादाजी। तभी शंकर, भोला और गांव के कई लोग वहां आ पहुंचे। ये भयानक दृश्य देखकर सब डर और हैरानी से स्तब्ध रह गए। झूठ बोल रहा है तू। सच बता, तू कौन है? कितने बार कहूं, मैं ही गिरधारी हूँ।
अच्छा, तो अब देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। ये कहकर उन्होंने अपने हाथ की एक मुट्ठी धूल उस आकृति पर फेंक दी। जैसे ही धूल उसके शरीर पर पड़ी, वो जोर से चीख उठा। ठीक है, बता रहा हूँ। मैं दीपक हूँ, दीपक चौधरी। 30 साल पहले इसी ताड़ के पेड़ के नीचे बारिश की रात में मुझे सांप ने काट लिया था। लोगों ने मेरा अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन मेरा पिंडदान नहीं हुआ, इसलिए मुझे मुक्ति नहीं मिली है। जिस रात शंकर के दादाजी मरे, उसी रात मौका देखकर मैंने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। मैं उनके घर के पास वाले पेड़ पर बैठा था, इसी मौके का इंतजार कर रहा था। समझ गया, ठीक है, अब इस शरीर को छोड़ दे। नहीं, इतने दिनों तक मैं बत्तख और मुर्गियां खाता रहा हूँ, अब मैं इंसानों को पकड़कर खाऊंगा। इतना कहकर वो 2 छलांग में फिर उसी ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। शंकर, तुमने सब सुन लिया। पेड़ के ऊपर जो है वो तुम्हारे दादाजी नहीं है, उनकी मौत उसी रात हो चुकी थी। अब तुम अपने हाथ से इस पेड़ में आग लगा दो। शंकर कुछ पल तक हैरान होकर खड़ा रहा, फिर उसने हाथ में पकड़ी लालटेन लेके ताड़ की तरफ कदम बढ़ाया और लालटेन को पेड़ की जड़ में फेंक कर तोड़ दिया। सारा दिन बारिश नहीं हुई थी, इसलिए सूखा ताड़ का पेड़ धीरे धीरे जलने लगा। जैसे ही पेड़ पूरी तरह जलने लगा, ऊपर से एक भयानक चीख सुनाई दी। उसी समय तेज बारिश शुरू हो गई, जैसे प्रकृति उसी पल का इंतजार कर रही थी। बारिश शुरू हो गई, शायद शरीर पूरी तरह नहीं जलेगा। सुनो शंकर, ये पेड़ भी अब गिर सकता है। तुम अपने दादाजी के साथ साथ भानु प्रताप का भी पिंड दान कर देना, तभी उसे मुक्ति मिलेगी। उनकी बात खत्म होते ही ताड़ का पेड़ जोर से टूटकर पास के नाले में गिर पड़ा। बारिश अब धीरे धीरे और तेज हो गई। तो आज की कहानी यही समाप्त होती है। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट्स में जरूर बताइए और जाने से पहले इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।